डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, आज आप लोगों को फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में एक वृत्ताकार द्वारक द्वारा विवर्तन कैसे होता है, कैसे समझाया जाता है, उसके बारे में अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। पिछले व्याख्यानों में मैंने आप लोगों को अर्ध आवर्ती कटिबंधों के बारे में, उनकी रचना के बारे में विस्तार से बताया था। उन्हीं को उपयोग करके और अलग अलग प्रकार के अवरोधक हो सकते हैं, उनसे फ्रेस्नेल विवर्तन को किस तरह से समझाते हैं, उसी कड़ी के अंदर जो आज का अपना ये जो टॉपिक है वो होगा फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सर्कुलर एपर्चर, अर्थात वृत्ताकार द्वारक द्वारा फ्रेस्नेल विवर्तन। इस विवर्तन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ ये फिगर इसके अंदर दिया है। इस फिगर के अंदर मैंने एक सोर्स S लिया है। मान लिया कि ये जो स्रोत S है ये लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य वाले और गोलीय तरंगाग्र W' को उत्सर्जित करता है। इसके साथ ही साथ में यहाँ इसके सामने जो AB ये द्वारक मैंने दिखाया है, ये AB द्वारक, सपोज करो कि इसकी जो रेडियस है वो R है। ये द्वारक इस स्रोत S से उत्पन्न होने वाले तरंगाग्र W' के द्वारा प्रकाशित होता है। अब यहाँ जब प्रकाश इस पर गिरता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो प्रकाश पास होता है उसको हम पर्दे के ऊपर देखते हैं। तो पर्दे पर देखते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए S तथा द्वारक के केंद्र O को मिलाने वाली रेखा के लंबवत द्वारक के पीछे स्थित पर्दे पर क्षेत्र GF प्रकाशमान दिखाई देना चाहिए। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या होना चाहिए? प्रकाशमान दिखाई देना चाहिए। तथा G के ऊपर का भाग व F के नीचे का भाग अंधकार में होना चाहिए, जैसे मैंने इस फिगर के अंदर वो किया है। अब यहाँ द्वारक तथा पर्दा दोनों कागज के तल के लंबवत स्थित हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। अब प्रयोगानुसार यदि द्वारक छोटा है तो G व F के निकट छाया क्षेत्र में प्रकाश की तीव्रता घटती जाती है और साथ ही प्रकाश में GF भाग में प्रदीप्त प्रकाश वलय भी दिखाई देती हैं। पर्दे पर इस चित्र को विवर्तन आकृति कहते हैं या इसको डिफ्रैक्शन पैटर्न के नाम से इसको जानते हैं। तो अब यहाँ ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, इस डिफ्रैक्शन पैटर्न का हम दो प्रकार से उसकी स्टडी कर सकते हैं। कि यहाँ जो इस चित्र के अंदर जो दिखा रखा है मैंने पॉइंट P, इस पॉइंट P की जो स्थिति है वह O से P को जो मिलाने वाली जो रेखा है इसके मध्य कहीं भी हो सकती है, अर्थात इस स्थिति को बोलते हैं अक्षीय स्थिति कहेंगे इसको। दूसरा क्या है कि ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P इस OP रेखा के लंबवत, अर्थात ये जो GF जो पर्दा दिखाया है, स्क्रीन दिखाई है, इस पर ये पर्दा, ये पॉइंट P हो सकता है, अर्थात जैसे मैंने इसके अंदर P' दिखाया है। तो ये क्या कहेंगे? इस स्थिति को कहेंगे अनाक्षीय स्थिति, इसको कहेंगे। तो आज के मैं अपने इस व्याख्यान के अंदर
यहाँ अक्षीय बिंदु P पर तीव्रता का मान कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितना होगा वो इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ इसके अंदर माना स्रोत S से द्वारक के केंद्र O से मिलाने वाली अक्षीय रेखा पर द्वारक के केंद्र O से B दूरी पर स्थित पर्दे पर केंद्रीय बिंदु P है। यहाँ जो मैंने ये दिखा रखा है ये बिंदु P है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि प्रेक्षण बिंदु P के लिए तरंगाग्र W' को अर्धावर्ती कटिबंधों में विभक्त कर देते हैं। यहाँ जो मैंने W' ये दिखा रखा है इसको अर्धावर्ती कटिबंधों में विभक्त कर देते हैं। बिंदु P पर तीव्रता द्वारक से खुले रहने वाले इन अर्धावर्ती कटिबंधों की संख्या पर निर्भर करती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ क्या होगा कि यदि दूरी B इतनी है कि द्वारक का क्षेत्रफल पाई r² प्रथम कटिबंध के क्षेत्रफल के बराबर है तो द्वारक से केवल एक कटिबंध खुला रहेगा। इस स्थिति में P पर परिणामी आयाम E0 का मान कितना होगा? E0 1 के बराबर होगा। E0 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि केवल एक ही अर्धावर्ती कटिबंध इससे पास होता है। अतः P पर परिणामी तीव्रता I का मान कितना हो जाएगा? इस आयाम के वर्ग के बराबर होगा। तो I = E0 स्क्वायर या E0 स्क्वायर, जिसको I1 कह देते हैं, जिसको यहाँ इसके द्वारा लिख दिया जाता है, इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। B के इस मान के लिए P पर अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। यदि केवल एक अर्धावर्ती कटिबंध पास होने देता है द्वारक, तो उससे जो बिंदु P होता है उस पर अधिकतम प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होती है। अब यदि B को कम करके एक अन्य बिंदु P1 इस प्रकार लें कि P1 के लिए प्रत्येक अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल प्रथम अवस्था में क्षेत्रफल का आधा हो जाए, तो द्वारक से खुले रहने वाले कटिबंधों की संख्या कितनी होगी? 2 हो जाती है। और बिंदु P कहाँ जाता है? अक्षीय स्थिति में, अर्थात O पॉइंट की तरफ, वो OP जो रेखा है उस पर और उनके बीच में कहीं विद्यमान हो। और कैसी स्थिति हो कि उस बिंदु पर पहुंचने वाले अर्धावर्ती कटिबंधों की संख्या कितनी हो? 2 हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा? अतः बिंदु P1 पर परिणामी आयाम E0 का मान कितना हो जाता है? E01 माइनस E02, क्योंकि हम जानते हैं कि विपरीत कला के अंदर पहुंचते हैं। इस कारण इस बिंदु P1 पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी? न्यूनतम हो जाती है। अर्थात वहाँ पे क्या मिलेगा? एक अंधकार मिलता है। अब यहाँ द्वारक के केंद्र O से प्रेक्षण बिंदु की दूरियाँ इस प्रकार लें कि क्रम से 1, 3, 5 आदि कटिबंध उद्भासित हों, अर्थात द्वारक से निकलते हों, तो इन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता के उच्चिष्ट अर्थात मैक्सिमम मिलते हैं, तथा उन बिंदुओं पर जिनके लिए उद्भासित कटिबंधों की संख्या सम अर्थात 2, 4, 6 आदि होती हैं, प्रकाश की तीव्रता के निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं, अर्थात मिनिमम प्राप्त होते हैं। अतः यदि पर्दे को द्वारक की ओर लाया जाए तो अक्षीय बिंदु P एकांतर क्रम से प्रदीप्त तथा अदीप्त दिखाई देगा। अर्थात यहाँ ये जो
पर्दा है, इस पर्दे को किधर लाएं, इस पर्दे को, और यदि इधर लाएं तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, ये कभी ये जो पॉइंट पी है वो प्रदीप्त दिखाई देगा, तो कभी ये क्या अदीप्त पॉइंट के रूप में हमें दिखाई देता है। तो इस तरह का जो पैटर्न है वो इस अक्षीय बिंदु के ऊपर हमें प्राप्त होता है। अब इसको मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं, तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि ये जो एस ओ डिस्टेंस है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ए डिस्टेंस है। एस ओ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये ए है। ओ पी डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये ओ पी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट बी के द्वारा यदि हम कर देते हैं, और यहाँ जो ओ ए है इसकी जो रेडियस है, ये ए बी जो द्वारक है, ए बी द्वारक की जो रेडियस है वो आर के द्वारा लिखें, अर्थात ए ओ डिस्टेंस का मान कितना है, आर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, ऐसी स्थिति के अंदर या इसकी जो कटिबंधों की जो रचना होती है, रचना का जो सिद्धांत है, उस रचना के सिद्धांत के आधार पर यदि वृत्ताकार द्वारक से एन अर्धावर्ती कटिबंध उद्भासित होते हैं तो आर एन का जो मान है या आर का मान है वो किस तरह दिया जाता है, ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एन लैम्डा के द्वारा लिखा जाता है, जो हम पहले देख चुके हैं। अब इसी को हम रीअरेंज कर देते हैं तो ये कितना आ गया, ए प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल टू एन लैम्डा, या इसको हम लिख सकते हैं कि ए वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर। और यदि स्रोत एस अनंत दूरी पर स्थित है तो ए की जगह इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये क्या मिल जाता है हमें, ये इक्वेशन मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि प्रेक्षण बिंदु P के लिए उद्भासित अर्धावर्ती कटिबंधों की संख्या n विषम है तो बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता का मान उच्चिष्ट होगा, और यदि n सम है तो P पर प्रकाश की तीव्रता का मान निम्निष्ट होगा। अब यहाँ जो ऊपर ये जो इक्वेशन 6 है, ये इक्वेशन 6, इस इक्वेशन 6 के अंदर क्या है, इक्वेशन 6 में चूंकि ए आर व लैम्डा नियत है, अतः कटिबंधों की संख्या n केवल b पर निर्भर करती है। जैसे जैसे b का मान कम होता जाता है, n का मान एकांतर रूप से सम तथा विषम होता है, अर्थात बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता के एकांतर रूप से उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ अक्षीय स्थिति पर ये जो बिंदु P है उसकी तीव्रता का जो मान है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।